मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साचपानी धनौरा से आपके लिए, जब आज संपूर्ण विश्व में एक महामारी फैली है कोविड-19, और कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालयों की पढ़ाई बाधित हो रही है, और ऐसी अवस्था में कि जब विद्यालयों में बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब ऑनलाइन शिक्षा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में है। और ऑनलाइन शिक्षा में हम अपने विषय वस्तु को कैसे पढ़ें और कैसे हमारे बच्चों तक पहुंचाएं, इसके लिए ये ऑनलाइन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। और इसमें कुछ पाठ्य वस्तु आप लोगों की ओर प्रेषित है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है रीतिकाल, इसके पहले हमने आदिकाल पढ़ चुके हैं और भक्तिकाल पढ़ चुके हैं, और हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काल है रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। अब इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो संवत 1700 से 1900 तक की अवधि रीतिकाल की मानी गई है। वहीं अगर सन में देखें तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बतलाया था कि अगर 57 वर्ष कम कर देते हैं तो वो सन बन जाता है। तो सन 1643 से लेकर 1843 तक की अवधि रीतिकाल की मानी गई है। कहीं कहीं रीतिकाल को 1850 तक के भी माना गया है, लेकिन पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में 1843 तक दिया है, इसलिए हम 1843 तक ही मानेंगे। रीतिकाल के बहुत सारे नाम हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखें कि रीतिकाल का जो नाम दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये रीतिकाल का नाम दिया गया है, जो सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन इसके साथ साथ श्रृंगार काल भी इसे कहा गया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया है, और श्रृंगार काल इसलिए दिया है क्योंकि इस काल में सर्वाधिक श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई। इसी काल को कला काल भी कहा गया है। कला काल से आशय कला पक्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण था, और कला काल नाम देने वाले थे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी। और इसके साथ ही इसे अलंकृत काल भी कहा गया। मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल किया है। अलंकृत काल कहने का मूल उद्देश्य ये था कि इस काल में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया। लेकिन एक और कवि थे त्रिलोचन, जिन्होंने इसे अंधकार काल कहा है। अंधकार काल कहने का मूल उद्देश्य उनका यह था क्योंकि इस काल में कवियों ने राजा महाराजाओं के ही संबंध में ज़्यादातर और उनकी प्रणय की रचनाएं ही लिखी, लेकिन बाकी अन्य के संबंध में उनका ध्यान नहीं था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये शायद अंधकार काल है, जो शायद ज़्यादा माना नहीं जाता। अब हम रीतिकाल जो इसका नाम दिया गया है, इस रीतिकाल को का अर्थ देखेंगे कि इसका रीतिकाल का अर्थ क्या है। रीतिकाल की अगर हम बात करें तो रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है पद्धति, पंथ, लक्षण, नियम, तरीका। रीति का जैसे शाब्दिक अर्थ होता है, पद्धति क्या है? पंथ, लक्षण, नियम, तरीका आदि। तो ये इसके रीति के शाब्दिक अर्थ निकले। संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना, अर्थात शास्त्रीय अनुशासन में रहकर रचना करना। शास्त्रीय अनुशासन में रहकर रचना करना ये कहलाता है, रीति कहलाता है। और इस काल में जो कवि थे उन्होंने शास्त्रीय अनुशासन का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की रचना की, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहना ज़्यादा सार्थक है। रीतिकाल में लक्षण के आधार पर या लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की गई। नंबर एक, लक्षणों के आधार पर, या दूसरा लक्षणों को ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे काव्य ग्रंथ हैं जो लक्षणों को ध्यान में तो रखा गया है, लेकिन उससे मुक्त होकर उन्होंने रचना की। इसका जब हम भेद आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इस रीतिकाल के किस प्रकार के भेद हैं। इस काल में काव्य रीति या प्रणाली के अनुसार रचना करना साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई। इस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल
का नाम दिया है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि कैसे रीतिकाल, रीति के शब्द का अर्थ क्या होता है और कैसा इसका किया गया है। अब रीतिकाल का वर्गीकरण अगर हम देखें तो रीतिकाल का वर्गीकरण कहीं कहीं 2 वर्गीकरण दिया गया है और कहीं कहीं 3। हम चूँकि ज़्यादा अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो रीतिकाल के वर्गीकरण में 3 प्रकार का वर्गीकरण हम यहाँ देखते हैं। नंबर पहला है रीतिबद्ध कवि, अर्थात ऐसी रचनाएं जो लक्षण ग्रंथों पर या लक्षण पर रचना की गई हो, अर्थात इस काल में लक्षण ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए हैं और लक्षण ग्रंथ ज़्यादा लिखे रहने के कारण इसे रीतिबद्ध माना गया। अर्थात इस काल में जो कवि ने रीतिबद्ध होकर लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और इसके प्रमुख कवि के रूप में हैं चिंतामणि, जिनकी प्रमुख रचना है श्रृंगार मंजरी, मतीराम, जिनकी प्रमुख रचना है रसराज, भूषण, जिनकी प्रमुख रचना है शिवराज भूषण, और केशव, जिनकी प्रमुख रचना है कवि प्रिया। अब यहाँ ये देखिए हम भूषण रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन रीतिकालीन कवि होने के बाद भी इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। ये एक महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल में जब सारे कवि श्रृंगार पर रचना कर रहे थे, वहाँ पर भूषण ने वीर रस पर रचना लिखी और वैसी रचना लिखी जैसे वीर गाथा काल में लिखी जाती है। उसी तरह तो ये एक नंबर के प्रश्न में कई बार आता है कि रीतिकाल में वीर रस की रचना लिखने वाले प्रमुख कवि कौन हैं, तो उसमें भूषण का नाम आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगले हैं केशव, जिनकी प्रमुख रचना है कवि प्रिया। केशव, जिनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा थी, अर्थात उनकी शैली भी जो थी वो व्यंजनात्मक शैली थी और संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण इनके काव्य को समझना थोड़ा सा कठिन था। इसीलिए कुछ लोगों ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। कठिन काव्य का प्रेत, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशवदास जी को। तो इस तरह से ये रीतिबद्ध रचना, ये रीति काल के वर्गीकरण का पहला है। उसके बाद दूसरा आता है रीति सिद्ध, अर्थात लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की गई। पहले रीतिबद्ध में हम देखेंगे कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन रीति सिद्ध में लक्षणों ग्रंथ नहीं लिखे गए, बल्कि लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की गई है। और इस शाखा में प्रमुख कवि हैं बिहारी, जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो बिहारी की प्रमुख रचना है, नाम से ही हम जान सकते हैं इनकी रचना कौन सी है। इसके बाद अगले हैं सेनापति, जिनकी प्रमुख रचना है कवित्र रत्नाकर। तो इस तरह से रीति सिद्ध कवि जिन्होंने लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की, ये रीति सिद्ध कवि कहलाए। इसके बाद तीसरा रीतिकाल का प्रमुख वर्गीकरण है रीति मुक्त, अर्थात लक्षणों से मुक्त होकर रचना की। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका ज्ञान नहीं था, लक्षण ग्रंथों का ज्ञान था और लक्षणों को भी ध्यान में रखते थे, लेकिन इन सब के बाद भी इन्होंने लक्षणों से मुक्त होकर रचना की। और लक्षणों से मुक्त होकर रचना की, इस कारण से इन्हें रीति मुक्त कवि माना गया है। और लक्षणों से मुक्त होकर रचना करने वालों में प्रमुख कवि हैं घनानंद। घनानंद जिनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर जिनकी रचना है। घनानंद ने विरह की रचना ज़्यादा की है, विरह की रचना ज़्यादा है। सुजान चूँकि उनकी प्रेमिका थी, लेकिन जब उनसे उनका संबंध विच्छेद हुआ तो उन्होंने फिर ईश्वर को, मतलब भगवान कृष्ण को ही सुजान नाम दिया है और उनकी आराधना की है। इस तरह घनानंद के प्रमुख रचना है सुजान सागर, और अपनी रचना का नाम भी उन्होंने सुजान के नाम से ही रखा है, सुजान सागर। एक और कवि थे आलम, जिनकी आलम केली ये प्रमुख उनकी रचना थी। और एक और प्रमुख रचना है बोधा, जिनका इश्क नामा बहुत प्रसिद्ध है। तो ये देखेंगे कि इस तरह हमने देखा कि रीति काल में के जो 3 भेद थे, वो तीनों भेद और उनके प्रमुख कौन कौन से कवि थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। अब यहाँ पर विशेष रूप से
हम पुनः एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि भूषण रीति काल के प्रमुख कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी। ये 1 नंबर के प्रश्न में कई बार आता है कि रीति काल के प्रमुख कवि जिन्होंने वीर रस की रचना लिखी। दूसरा है केशवदास जी। केशवदास जी संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करने एवं व्यंजनात्मक शैली के कारण इनकी रचनाओं को समझना थोड़ा सा कठिन होता था। इस कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा गया, केशवदास को। 1 नंबर के प्रश्न में कई बार ये प्रश्न आता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और घनानंद सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, बाद में इन्होंने कृष्ण को सुजान कहा। इस तरह से कृष्ण को ही आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचना की। अब हम आगे देखेंगे कि रीति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 4 नंबर के एक प्रश्न में अनेकों बार ये आता है कि रीति काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अब हम बिंदुवार देखेंगे और इसे समझते भी जाएंगे। सबसे पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। आपने इसका रीति काल का एक नाम देखा गया कि श्रृंगार काल, और उसका मूल कारण ये था कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, अर्थात जो रचनाएं लिखी गई वो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पर रचनाएं लिखी गई। तो और बहुत अच्छी रचनाएं इस काल में श्रृंगार रस की जो लिखी गई वो इसी काल में लिखी गई, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल भी हम कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कला पक्ष की प्रधानता। हम देखेंगे कि 2 पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। इसमें कला पक्ष में जिसमें रस छंद अलंकार वगैरह आते हैं, और भाव पक्ष में भावनाएं आती हैं। जब हम लेखक कवि परिचय लिखते हैं तो उसमें भी आता है कि कला पक्ष और भाव पक्ष। तो जब कला पक्ष आता तो उसमें रस छंद और अलंकारों का विवरण हमको देना चाहिए, और जहाँ भाव पक्ष आता वहाँ पर किस भावना से उन्होंने रचना लिखी। अच्छा, रीति काल में कला पक्ष की प्रधानता रही, अर्थात रस छंद और अलंकारों का भरपूर प्रयोग इस काल में किया गया। और चूंकि कला पक्ष प्रधान था इसलिए इस काल को कला काल भी माना गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अलंकारों का भरपूर प्रयोग, और अलंकारों का भरपूर प्रयोग होने के कारण इस काल को अलंकृत काल भी कहा गया है। तो अलंकारों का भरपूर प्रयोग इस काल में किया गया, तो अलंकृत काल कहा गया है। चौथा है नारी के नक्सिक के सौंदर्य का वर्णन। इस काल में नारी के नाखून से लेकर सिर की शिखा तक का के सौंदर्य का बड़ा शानदार वर्णन इस काल में किया गया है, और ऐसा वर्णन ना तो आदि काल में देखने को मिलता है, ना भक्ति काल में, और ना आधुनिक काल में। अर्थात इस काल में नारी के नक्सिक के सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में है। अगला है, जब नारी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा था तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति चित्रण नहीं हुआ, प्रकृति चित्रण भी इस काल में हुआ, अर्थात प्रकृति का चित्रण भी इस काल में किया। लेकिन प्रकृति के चित्रण का जो उपयोग किया गया है वो प्रेम के उद्दीपन के लिए किया गया है। तो प्रेम के उद्दीपन के लिए प्रकृति चित्रण का प्रयोग इस काल में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि रीति काल में जो कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे, अर्थात राजाश्रम में रहकर वो रचनाएं लिखा करते थे। और दरबारी कवि तो इस काल में जो रचना लिखने वाले थे ज़्यादातर कवि दरबारी कवि थे। हमने देखा था पहले काल में जो आदि काल में उसमें भी कवि राजाश्रम में रह के रचना करते थे, भक्ति काल में राजाश्रम में नहीं रहे, लेकिन रीति काल में पुनः जो कवि थे वो राजाश्रम में रहते थे और दरबारी कवि के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे केशवदास जी ओरछा के दरबारी कवि थे, बिहारी जयपुर आमेर के दरबारी कवि थे, मतीराम जी बूंदी के दरबारी कवि थे, भूषण जो पन्ना के दरबारी कवि थे, चिंतामणि नागपुर के दरबारी कवि थे, और देव पिहानी के दरबारी कवि के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो इस काल में जो अधिकांश रचनाएं की गई वो दरबारी कवि ने की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस काल में मुक्तक एवं गीति काव्य अधिक लिखे गए, अर्थात भक्ति काल में जहाँ प्रबंध काव्य की रचनाएं ज़्यादातर लिखी गई हैं तो रीति काल में मुक्तक और गीति काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं। तो
इस काल की ये प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काव्य लिखे गए हैं मुक्तक और गीति काव्य ही अधिक लिखे गए हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संस्कृत साहित्य का प्रभाव। इस काल में हम जो देखते हैं वो संस्कृत साहित्य का प्रभाव इस काल में देखने को मिलता है, और इसके प्रमुख स्रोत रहे हैं केशवदास जी। केशवदास जी ने संस्कृत साहित्य को का प्रभाव हिंदी में लाया था, तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में यह है। अगला हम देखेंगे सांसारिक सुख की प्रधानता। इस काल में जो थे वो सांसारिक सुख की प्रधानता रही, अर्थात सांसारिक सुख को महत्व दिया गया। भक्ति काल में, वीर गाथा काल में जहाँ वीरता की बातें ज़्यादा होती थी, भक्ति काल में ईश्वर भक्ति की बातें, लेकिन इस काल में सांसारिक सुख की प्रधानता, प्रणय की प्रधानता इस काल में देखने को मिलती है। और अगला लास्ट पॉइंट था कवित्व, सवैया, दोहा छंदों का प्रयोग। इस काल में कवित्व, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया। धन्यवाद।